तो देखिए बेटा, प्रोनाउन के बारे में आपको पता लगा कि प्रोनाउन क्या होता है। नाउन के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है? नाउन की बार बार पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। किसी भी गद्यांश में, किसी भी पैसेज में, किसी भी पैराग्राफ में एक ही नाउन की बार बार पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन का यूज किस तरीके से किया जाता है, प्रोनाउन के यूज के लिए कोई नियम है क्या, वो बाद की बात है, वो मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नाउन के प्रकार और उनमें से जो भी अपना कंप्लीट हो पाता है। तो नाउन के प्रकार मैंने आपको बताए थे कल, सॉरी प्रोनाउन के प्रकार। टाइप्स लिख सकते हो या काइंड भी लिख सकते हो। यहाँ पर काइंड्स भी हो सकता है और टाइप भी हो सकता है। प्रोनाउन के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। ठीक है बेटा, वैसे ये मैंने कल के वीडियो में बताया था, लेकिन किसी कारणवश कल का वीडियो जो था उसमें हमारी वॉइस सेव नहीं हो पाई थी। ठीक है, चलिए, कितने प्रकार के होते हैं प्रोनाउन? होते हैं हमारे 10 प्रकार के। प्रोनाउन होते हैं हमारे कितने प्रकार के बेटा? 10 प्रकार के होते हैं। अब इसके लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था, चलिए वापस बताता हूँ, आज वापस बताना ही है पूरा। प्राइड, जिसमें मैंने नंबरिंग की थी इसकी 1 3 2 2 2, अर्थात पी से स्टार्ट होने वाला जिसका फर्स्ट लेटर पी है ऐसा प्रोनाउन 1 है। आर से स्टार्ट होने वाले प्रोनाउन 3 हैं। आई से स्टार्ट होने वाले 2, डी से स्टार्ट होने वाले भी 2 और ई से स्टार्ट होने वाले भी 2। काउंट करें इनको तो 2 4 6 9 और 1 10, पूरे 10 प्रकार हो गए ना प्रोनाउन के। अब हम याद रख सकते हैं कि हमारे प्रोनाउन कितने हैं? 10 हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एक की प्रोनाउन का जो टाइप होता है उसको 2 बार रिपीट कर जाते हैं। उसकी बजाय बेटर है हम प्राइड वर्ड याद रखें। 1 3 2 2 2, 13 222 होता है। 13 222 होता है। अब पी से स्टार्ट होने वाला प्रोनाउन था हमारा बेटा इसमें पर्सनल प्रोनाउन। आर से स्टार्ट होने वाले 3 थे, रिलेटिव प्रोनाउन 1 हो गया। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और तीसरा रूप था इसका आर का रेसिप्रोकल। ठीक है, और अगला था आई से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और कौन सा था? आई से स्टार्ट होने वाला इंडेफिनेट। कौन सा था? इंडेफिनेट, इंट्रोगेटिव और इंडेफिनेट। आई के हो गए दोनों रूप। डी का था, एक था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव और दूसरा था डी से स्टार्ट होने वाला डिस्ट्रीब्यूटिव। अब बचा हमारा कौन सा बेटा? ई से स्टार्ट होने वाला। तो एक तो था एम्फेटिक और एक था हमारा एक्सक्लेमेटरी। हो गए 10 के 10।
और 10वां था फिर लास्ट एक्सक्लेमेटरी। ये हमारे 10 प्रकार के प्रोनाउन हो गए। हिंदी में देखिए पर्सनल प्रोनाउन को बोलते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन को बोलेंगे हम संबंधवाचक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल को बोलेंगे हम परस्परता वाचक। इंट्रोगेटिव को बोलेंगे हम प्रश्नवाचक। इंडेफिनेट को बोलेंगे हम अनिश्चिततावाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव को बोलेंगे संकेतवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव को बोलेंगे हम विभाजकवाचक। एम्पैथिक को बोलेंगे हम दृढ़तावाचक। और एक्सक्लेमेटरी को बोलेंगे हम विस्मयवाचक। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 10 प्रकार के सर्वनाम हैं। सर्वनामों के नाम याद रखना कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, एक या दो बार पढ़ेंगे हम तो हमें पता लग जाएगा। पी से बनता है पर्सनल, आर पे 3 है तो रिलेटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, आई पे 2 हैं इंट्रोगेटिव और इंडेफिनेट, डी पे 2 हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव, फिर इसके बाद में ई पे 2 हैं तो एम्फेटिक और एक्सक्लेमेटरी। पूरे आराम से याद हमें हो सकते हैं, इतनी ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है जितनी हम सोच के बैठते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होता है तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है बेटा कि कोई ना कोई ट्रिक बनानी पड़ती है उसे याद रखने की। बहुत जब लंबा प्रोसीजर होता है तो उसे रटकर याद नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि उसकी कोई ट्रिक बना ले, हमें याद रह जाती है, वो ट्रिक ज़रूर याद रह जाती है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारे 10 प्रोनाउन हुए। पर्सनल पुरुषवाचक, रिलेटिव संबंधवाचक, रिफ्लेक्सिव निजवाचक, रेसिप्रोकल परस्परतावाचक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इंडेफिनेट अनिश्चिततावाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव विभाजकवाचक, एम्पैथिक दृढ़तावाचक और एक्सक्लेमेटरी विस्मयवाचक। इस प्रकार से हमारे टोटल 10 प्रकार हैं प्रोनाउन के। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, किसे पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं, उनके कितने रूप होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। ठीक है, पर्सनल क्योंकि ये पुरुषवाचक है तो पुरुष कितने होते हैं, पर्सनल जो कि नाम से प्रकट हो रहा है पुरुषवाचक है, कितने पुरुष होते हैं। तो अभी हमारा पर्सनल प्रोनाउन चलेगा, ठीक है, 2 वीडियोज़ तक, क्योंकि हमें पर्सनल प्रोनाउन के यूज भी बताने हैं कि यूज के लिए कोई नियम है क्या। ठीक है, तो वो जितने भी नियम है वो सारे भी आपको हमें बताने हैं कि एक सेंटेंस में यूज़ करते समय पर्सनल प्रोनाउन को किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं कि यूज़ करने में कोई गलती नहीं हो। क्योंकि हम सेंटेंस जब बनाते हैं बेटा, प्रोनाउन का अपना यूज है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि नियमों की जानकारी के अभाव में उल्टे सीधे प्रोनाउन यूज कर लेते हैं और सोचते हैं कि सही है। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों के सामने यही प्रॉब्लम आती है कि जो प्रोनाउन है
उनके यूज के जो नियम हैं उनसे वो अननोन रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें अभी तक हमारी किताबों में बताई भी नहीं गई हैं, सिलेबस में भी नहीं बताई गई हैं, तो इनको हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे ताकि हमसे कोई गलतियाँ नहीं हों, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है बहुत अधिक नॉलेज के साथ वो आपकी कॉपियाँ जांचने बैठा है, तो फिर वो अंक काटेगा ही काटेगा। और हमारी सोच में हमने एक बहुत अच्छा पेपर किया था 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का। ठीक है, चलिए उसको बताते हैं हम। इनकी स्पेलिंग आप आराम से याद रख सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। हिंदी में जिसे हम बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। हिंदी में जिसे हम क्या बोलेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसे अब हम पढ़ेंगे। आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ये पढ़ पाएंगे, इसकी डेफिनेशन देख लेंगे, इसके जो अपने केस हैं वो देख लेंगे, इसके जो पर्सन है कितने पर्सन होते हैं, पुरुष कितने होते हैं उनके बारे में जानकारी ले लेंगे, पुरुष किसको कहेंगे या जितने भी प्रकार हैं उनको कैसे पहचानेंगे, उनकी पहचान के बारे में जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। इनका यूज किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो क्लास आपको मिस करनी नहीं है, क्योंकि अगर इतनी जानकारी ले ली, यूज की जानकारी नहीं ली तो भी बेकार है, कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ ना। तो बेनिफिट कब होगा बेटा, जब एक टॉपिक चल रहा है तो उसकी पूरी नॉलेज हमारे पास हो। तो देखिए बेटा, मैं यहाँ पर आपको कुछ एक सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा, आई एम ए बॉय। दूसरा लिखा, ही इज ए गर्ल। बहुत सिंपल सा सेंटेंस लिख रहा हूँ, 3rd क्लास लेवल के, कक्षा 3 के लेवल के हैं, आराम से समझ में आ सकता है आपको। अभी आपके लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, यूँ मान लीजिए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो गहराई से आप लोगों को पता लगेंगी कि ये चीज़ें हमने हमारी नो में नहीं थी। ठीक है, तीसरा लिखा मैंने, दे आर टीचर्स। अब देखिए बेटा, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने आपको प्रोनाउन की परिभाषा बताई थी कि नाम नहीं लेकर उसके स्थान पर कोई अन्य शब्द यूज कर लिया जाए तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए बेटा, मैं एक लड़का हूँ, ये सेंटेंस मैंने बोला तो नाम तो नहीं लिया ना, अपना नाम थोड़ी बताया है, और तुम समझ भी गए कि लड़का कौन है, एग्जैक्ट सी बात है। सी इज ए गर्ल, गलत लिख दिया, मिस्टेक हो गई, बाय मिस्टेक, सॉरी। सी इज ए गर्ल। अब यहाँ पर मैंने सी लिखा, किसके लिए लिखा है बेटा, एक लड़की के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है, एक लड़की के लिए मैंने सी लिखा है। अब मैं कह रहा हूँ कि सी इज ए गर्ल। अब आप ऐसे तो समझोगे नहीं, तो फैक्ट सी बात है, सामने कोई खड़ी होगी उसी के लिए मैं बोलूँगा, सामने कोई बैठी होगी उसी के लिए बोलूँगा सी इज ए गर्ल। ठीक है, कई बार क्या होता है, हेयर जो होती है उसकी कटिंग लड़कों की तरह होती है, और शरीर की बनावट भी लगभग लड़कों के जैसी होती है, क्योंकि बनावट सबकी अलग अलग होती है, लड़कों के जैसी होती है। तो हमें देखने में जज नहीं कर पाते कि ये लड़का है या लड़की। कई बार ऐसा केस होता है हमारे सामने और हमने देखा भी। तो उस कंडीशन में हम किसी से पूछे तो हमसे क्या कहेगा, सी इज ए गर्ल। तो पता तो है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका नाम नहीं लिया और हमने वर्ड यूज़ लिया सी। यहाँ पर वे अध्यापक हैं। अब इसमें एक से अधिक नाम शामिल है, सबके नाम लेने के बजाय हमने डायरेक्ट कह दिया कि वे अध्यापक हैं, दे आर टीचर्स, वे अध्यापक हैं।
शी इज ए गर्ल, आई एम ए बॉय। ये मैंने सेंटेंस लिखे। तो यहाँ पर 3 वर्ड आए, आई, सी और दे। तो ये क्या है बेटा? प्रोनाउन है, इतना तो पता लग गया। अब ये कौन से प्रोनाउन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पर्सनल प्रोनाउन है। कारण है बेटा कि इनमें हमने व्यक्तियों का नाम नहीं लिया है, व्यक्तियों के नाम के स्थान पर जो शब्द काम में आए हैं, ध्यान दें, व्यक्तियों के नाम के स्थान पर जो शब्द काम में आए हैं वो क्या कहलाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्ति है ना, ये भी कोई व्यक्ति है। अब ऐसा तो नहीं व्यक्ति केवल पुरुष हो सकता है, ठीक है। पर्सन कोई पुरुष ही हो ये कोई जरूरी नहीं है, मनुष्य कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई, सी, दे इत्यादि पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि ये क्या है बेटा? व्यक्तियों के नाम, क्योंकि ये व्यक्तियों के नाम के स्थान पर आए शब्द हैं। व्यक्तियों के नाम के स्थान पर शब्द काम में आए हैं, इसलिए क्या है बेटा? पर्सनल प्रोनाउन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? व्यक्तियों के नाम के स्थान पर, परिभाषा क्या बनी बेटा इसकी? व्यक्तियों के नाम के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्तियों के नाम के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जा रहे हैं, किसके स्थान पर? व्यक्तियों के नाम के स्थान पर। ध्यान दें, अंडरलाइन किया है मैंने, व्यक्तियों के नाम के स्थान पर। तो परिभाषा उसी से बनी है। एग्जाम्पल देखा हमने, एग्जाम्पल में देखा कि ये प्रोनाउन है। अब ये कौन से प्रोनाउन है वो हमें पता करना था, तो पता लगा कि ये किन के लिए आए हैं बेटा? व्यक्तियों के नाम के लिए आए हैं, इसलिए किसका कौन से प्रोनाउन हुए? पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आ गया तुम्हारे? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ये हो गया। अब हमने अब तक जो प्रोनाउन पढ़े हैं या इंग्लिश में जो भी पढ़ा है उसके आधार पर हम सर्वनाम छांटे कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए बेटा, अपने लिए मैं एक शब्द काम में लूँगा मैं, तो उसकी स्पेलिंग होगी आई। मैंने अपना नाम नहीं लिया और अपने लिए शब्द काम में लिया मैं। मान लीजिए कोई बहन बैठी है और उसका नाम है गीता, मैंने उसका नाम नहीं लेकर कहा कि वह बहन खड़ी हो जाओ, इशारे से कहते हैं वह बहन खड़ी हो जाओ, तो उसके लिए मैंने शब्द काम में लिया शी। कोई भैया होता राहुल, उसका नाम नहीं लिया मैंने और मैंने कहा कि वह खड़ा हो जाओ, तो यहाँ पर शब्द काम में आया ही। तो इस तरीके से हम देखें तो आई, शी, ही, वी, हम सारे बैठे हैं। अब सबके नाम बताने की बजाय हम कौन सा शब्द काम में लेंगे? हम, वी। ये भी पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। दूसरी क्लास में कोई बच्चे बैठे हैं और मैं कहूँ या बताना चाहूँ उनके बारे में, कोई एग्जांपल देना चाहूँ कि वो बहुत अच्छे से डीपली पढ़ाई करते हैं, तो उन सबके नाम नहीं लिए मैंने और उनके लिए शब्द काम में लिए मैंने दे। तुम खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, इस तरीके से बोलूँ, नाम नहीं लिया, शब्द काम में लिया यू। तो आई, ही, सी, वी, दे, यू इत्यादि जो हैं हमारे क्या होंगे बेटा? पर्सनल प्रोनाउन होंगे। अब देखें हम सबसे पहले, बाकी की चीज़ें बाद में देखेंगे। एग्जाम्पल तक तुम्हें समझ में आ गया? पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन जो है बेटा हमारा, उसको हिंदी में हमने बोला था पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको हमने बोला था पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक में फैक्ट सी बात है, जानकारी पुरुषों के बारे में भी होनी चाहिए।
तो आप मुझे बताइए कि जो पुरुष होते हैं हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के होते हैं। तो फैक्ट सी बात है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि लगभग लैंग्वेज सब्जेक्ट एक जैसे चलते हैं। तो प्रथम पुरुष इसमें भी होगा, प्रथम पुरुष इसमें भी होगा। दूसरा मध्यम पुरुष था हमारा, तो मध्यम पुरुष इसमें भी होगा। और तीसरा था हमारा बेटा उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष इसमें भी होगा। तीनों पुरुष हो गए। अब सवाल उठता है कि सर हिंदी में तो हमें पता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इंग्लिश में हम इन्हें क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, प्रथम को हम फर्स्ट बोलते हैं और पुरुष को क्या बोलते हैं? पर्सन। क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन किससे बना है बेटा? पर्सन से। पर्सनल प्रोनाउन किससे बना है? पर्सन से बना है। बना है कि नहीं बना है? जब पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से बना है तो फैक्ट सी बात है पर्सन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो पर्सन कितने हुए? 3। फर्स्ट, मध्यम को सेकंड बोल सकते हैं, सेकंड, और उत्तम थर्ड, है ना। आप लोगों ने देखा होगा ना कि ये तो थर्ड पार्टी की बात है, अपनी बात नहीं है। कहते थे ना ये तो थर्ड पार्टी के बारे में कह रहा था, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा था। तो तुम्हारे बारे में वो मध्यम पुरुष है क्योंकि वो सुन रहा है। थर्ड पार्टी कौन? जो वहाँ मौजूद नहीं है ही नहीं वहाँ, उसके बारे में बात चल रही थी। कहते नहीं कहते हम। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन, और ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है बेटा, 3 पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब बात आती है कि सर फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे? भाई डीपली पढ़ रहे हैं हम, हर चीज़ को खोल कर बता रहा हूँ मैं आपको कि सर फिर फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे? भाई पर्सन तो 3 हो गए, ये तो हम हिंदी में भी पता था। फर्स्ट पर्सन कहेंगे किसे? आप इसको शॉर्ट में कह सकते हो वक्ता को। वक्ता कौन होता है? बात को कहने वाला। बात को कहने वाला कौन होता है? वक्ता होता है। तो जो बात कह रहा है, जो बात कह रहा है वो क्या होगा बेटा? फर्स्ट पर्सन होगा। अब बात कहने वाला कौन है? मैं। यहाँ बात कहने वाला कौन है? मैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होंगे? आई और वी होगा। मैं तो हो ही गया, वी कैसे? हम भी तो बात कह सकते हैं किसी के बारे में। एक से अधिक लोग भी एक टॉपिक पे बात कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आई और वी ऐसे नहीं मानो तो यूँ मान लीजिए, यूँ समझ लीजिए कि प्रथम पुरुष का जो एक वचन होता है, प्रथम पुरुष का जो एक वचन होता है वो हमारा आई होता है। बात को एक व्यक्ति भी कह सकता है तो वो अपने लिए क्या कहेगा? मैं। भाई जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन इस समय यूँ मान लीजिए आप थर्ड पर्सन है, फिलहाल ये नाउन का थर्ड पर्सन है। अगर इसको कहूँ मैं वह, किसके बारे में बात कर रहा हूँ? वह, तो आप समझ जाओगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। फैक्ट सी बात है क्योंकि बात इसी के बारे में चल रही है। तो वह शब्द जो होगा वो किसका होगा बेटा? थर्ड पर्सन का। सब समझ में आ रहा है ना आपको? तो फर्स्ट पर्सन का कौन सा हुआ? मैं कह रहा हूँ, और हम सब लोग इसके बारे में बात करें या 2 व्यक्ति इसके बारे में बात करें तो वो बहुवचन में आएगा और इसका बहुवचन रूप होगा वी। इसका बहुवचन रूप कौन सा होगा बेटा? वी। अब बात होती है सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है बेटा एक शब्द में श्रोता। अब श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। मैं बात कह रहा हूं तो सुनेगा कौन? तुम। कौन सुनेगा? तुम। अब वो सुनने वाला एक होगा तब भी मैं तुम ही कहूँगा, 2 होंगे तब भी तुम ही कहूँगा, क्योंकि जहाँ भी बात हो रही है वहाँ 2 ही पर्सन मौजूद होंगे, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहेगा और सेकंड पर्सन उसे सुनेगा। तो सुनने वाले के लिए मैं कौन सा शब्द काम में लूँगा? तुम या आप। और खुद के लिए कौन सा शब्द काम में लूँगा? कह रहा हूँ ना बात को, इसलिए कौन सा शब्द काम में लूँगा? मैं। और एक से अधिक होंगे तो हम, है ना। तो श्रोता जो बात को सुन रहा है, जो बात को सुन रहा है वो सेकंड पर्सन हुआ और वो होगा यू। और ये एक वचन में भी यू ही होता है प्लस बहुवचन में भी यू ही होता है। ठीक है,
एक वचन रूप भी यू ही है और बहुवचन का रूप भी यू ही है। आगे बात समझ में आप लोगों को। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की, उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष वो होते हैं जो मौजूद नहीं होते और जिनके बारे में बात की जा रही होती है। जिसके बारे में बात हो और जो मौजूद ना हो या उपस्थित ना हो, वो हमारा थर्ड पर्सन होगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर मोहन की, मोहन है या नहीं है, बात कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, मेरा नाम नहीं लिया बल्कि एक शब्द काम में लिया मैं, तो प्रोनाउन हो गया। अपना नाम व्यक्ति हूँ तो कौन सा प्रोनाउन हुआ, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। व्यक्ति हूँ तो कौन सा नाम, ये प्रोनाउन कौन सा हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया ना, आई। अब उसमें ये पुरुष कौन सा हुआ, क्योंकि बात कह रहा है इसलिए फर्स्ट पर्सन हुआ। बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से तुम्हारे। कह किससे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ सुनीता है, मौजूद है सुनीता, उससे कह रहा हूँ मैं। पिस्ता मौजूद है, पिस्ता से कह रहा हूँ मैं। सपोज दैट कि पिस्ता, अब वो समझ गई कि उसके भाई ने रात को चोरी की थी, पिस्ता के भाई ने रात को क्या की थी, चोरी की थी। तो मैं उससे कहूँ कि पिस्ता वो पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, वह पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, तो पिस्ता समझ गई। तुमने उसे पकड़ा या नहीं पकड़ा, तो किससे कहा मैंने कहा ना, किससे कहा, पिस्ता से कहा। सुना किसने, पिस्ता ने। तो पिस्ता कौन सी पर्सन हुई बेटा, सेकंड पर्सन हुई। किसके बारे में बात की मैंने, वह के बारे में, उसके भाई के बारे में बात की। तो वो समझ गई कि उसका नाम नहीं लिया मैंने, उसकी जगह शब्द काम में लिया। कौन सा बेटा, वह। तो व्यक्ति था ना, तो कौन सा प्रोनाउन हुआ, पर्सनल। पुरुष कौन सा होगा, क्योंकि वो मौजूद नहीं है और उसके बारे में बात हो रही है ना, और उसके लिए शब्द काम में लिया जा रहा है ही, तो वो कौन सा पर्सन होगा बेटा, थर्ड पर्सन। समझ में आया तुम लोगों को, समझ में आया, ही। अब अगर वो जो नहीं है यहाँ पर मौजूद, अगर वो लड़की होती तो शी, और ये दोनों एक वचन के लिए हैं, और लड़का और लड़की दोनों होते तो हम क्या कहते हैं, वे। वह थोड़ी कहते, बल्कि क्या कहते हैं, वे। अरे वे पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, तो समझ में आ गया कि वे किस किस के लिए है, राम, हरि, मोहन, सीता, गीता और सुनीता के लिए, है ना। ये पांचों छवों ने मिलकर क्या की थी, चोरी की थी। तो वो पकड़े गए नहीं पकड़े गए, तुम सबके बारे में सोच गए, तुम्हारे दिमाग में चित्र आ जाएगा कि उनके बारे में बात की जा रही है, तो वो हो गए दे। और एक वर्ड होता है इट, दे, इसमें बहुवचन होता है ना, और कोई सा लिंग निर्धारित नहीं होता, और एक इट। तो ये हमारे कौन से पर्सन होंगे बेटा, थर्ड पर्सन। ठीक है, नाउन में भी वही पर्सन होते हैं, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो। तो कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है मौजूद नहीं है वो थर्ड पर्सन। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहाँ तक मैंने आपको पर्सन के बारे में बताया, पर्सन आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम छांटेंगे। ठीक है भाई, जो यहाँ मौजूद नहीं है उसको मैं कह सकता हूँ क्या, मोहन यहाँ नहीं है जिसने चोरी की थी, मैं उसको मैं कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, वही कहूँगा ना। और मोहन और सीता को मैं हम कह सकता हूँ क्या, मेरा नाम मोहन है कि सीता है, नहीं है ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ उनको, वे। फैक्ट सी बात है। अपने लिए मैं ही शब्द ले सकता हूँ काम में, वे तो शब्द थोड़ी काम में ले सकता हूँ। मैं कहूँ कि वे अध्यापक है, वे अध्यापक, उचित लग रहा है, नहीं ना। तो कहने का मतलब ये कि जो बात को कह रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो बात को सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में एक वचन होगा आई, बहुवचन होगा वी। सेकंड पर्सन में एक वचन और बहुवचन दोनों ही यू होगा, और थर्ड पर्सन में ही और सी। ही पुल्लिंग के लिए, एक वचन के लिए, सी स्त्रीलिंग के लिए, एक वचन के लिए, और दे दोनों ही वचनों के लिए, एक वचन सॉरी बहुवचन के लिए है लेकिन दोनों ही लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए भी। और इट जो होता है हमारा नपुंसक लिंग के लिए यूज होता है, या फिर इसके इट के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, केवल नपुंसक लिंग के लिए ही कर सकते हैं क्या, ऐसा नहीं है। जिनके लिंग निर्धारित नहीं किए जा सकते उनके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जानवरों के लिए कर सकते हैं। वो किस परिस्थिति में कर सकते हैं, क्यों करते हैं, क्या जानवर को देखकर हम कह नहीं सकते क्या
बैल को बैल ही कहते हैं, गाय को गाय ही कहते हैं, फिर हम इसको नपुंसकलिंग में क्यों रखते हैं, इट का यूज़ क्यों करते हैं, हिसी का यूज़ क्यों नहीं करते, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बाद में डीपली बताऊंगा। फिलहाल जो हम चल रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये जो प्रोनाउन हमने पढ़े हैं, 3 रूप पढ़े हैं, 3 पुरुष पढ़े ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, क्या इनके भी अनेक रूप होते हैं क्या इनको भी अलग अलग स्थानों पर यूज किया जा सकता है क्या? और जो अलग अलग स्थानों पर यूज किया जा सकता है तो एक सेंटेंस में स्थान के आधार पर इनको केस दिए गए हैं, रूप दिए गए हैं, है ना, उनको केस बोलते हैं। ठीक है, तो वो केस हम इसके बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ा रहा हूं। अब देखिए बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि सर्वनाम का जो पर्सनल प्रोनाउन है या प्रोनाउन का जो रूप है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, उसमें 3 पर्सन होते हैं। अब ये जो 3 पर्सन होते हैं तो इन तीनों पर्सन या पुरुष को उपयोग के आधार पर, यूज के आधार पर, एक सेंटेंस में इनका जो यूज होता है, स्थान जो होता है कि किस स्थान पर कौन सा यूज आता है ना, तो स्थान के यूज के आधार पर, उपयोग के आधार पर मुख्य रूप से चार भागों में बांटा जा सकता है। जिन्हें हम केस कहते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, केस। ठीक है बेटा, पहला है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव भी बोलते हैं इसको, सब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, लेकिन हमें याद रखना है सब्जेक्टिव से, क्योंकि ये क्लास जो चल रही है हमारी विशेष रूप से विद्यालय के लिए चल रही है। विद्यालय के बच्चों को नॉमिनेशन केस नहीं बताकर, नॉमिनेट नहीं बताकर हमने सब्जेक्ट बताया है सेंटेंस में, इसलिए इसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव केस। वैसे इसका दूसरा नाम भी है नॉमिनेटिव केस, और इसको बोलेंगे हम हिंदी में कर्ता कारक। अब कर्ता कारक क्या होता है? जो कार्य को करता है, जो कार्य को करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट के स्थान पर जो प्रोनाउन यूज आएगा, पर्सनल प्रोनाउन का जो रूप यूज आएगा, उसे कौन सा केस कहेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर यूज आने के कारण सब्जेक्टिव केस। जो कार्य करता है और कहाँ यूज आता है बेटा, सब्जेक्ट के स्थान पर। सब्जेक्टिव केस कहाँ स्थान पे आता है, सब्जेक्ट के स्थान पर। नेक्स्ट है हमारा पजेसिव केस। अधिकार वाचक कह सकते हैं। यह है प्रोनाउन का अन्य नाउन पर अधिकार दिखाता है।
देखिए सब्जेक्टिव केस में आप लोगों को मैंने अभी भी एग्जाम्पल बताया था कौन कौन आ सकता है। जो काम को करता है, तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, बात कहने का, तुम अपने लिए कौन सा शब्द काम में लिया? आई। हम काम करते हैं, वी। तुम पढ़ते हो, इसमें काम किसने किया? यू ने। वह रोता है, इसमें काम किसने किया? ही ने। वह सोती है, इसमें काम किसने किया? शी ने। ठीक है। वे पढ़ाते हैं, इसमें काम किया दे ने। ठीक है। और जिनका लिंग निर्धारित नहीं हो तो उनके लिए इट। तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस है जो काम को करने वाला होता है और सब्जेक्ट के स्थान पर यूज आता है, कर्ता के स्थान पर, तो वो सब्जेक्टिव केस होगा। कर्ता कारक कर्ता के स्थान पर यूज आएगा। तो वो कौन कौन से हुए? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। याद रख सकते हो आप इतना। अब पजेसिव केस में ये अन्य नाउन आदि पे, नाउन आदि पर ये प्रोनाउन का क्या दिखाता है? अधिकार दिखाता है। जैसे कहूँ ये चौक है, चौक किसका है? मेरा है। तो यहाँ शब्द काम में लिया मैंने माई। इसमें साझेदार हो 2-4 तो हमारा है, तो अधिकार एक से अधिक का हो गया। आवर, माइन भी होता है, आवर, आवर्स भी होता है। अर्थ दोनों का वही है, मेरा मेरा, हमारा हमारा। योवर भी होता है और योवर्स भी होता है। हिज होता है, हर होता है, हर्स भी होता है, दियर होता है, दियर्स भी होता है, और ये इट्स होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो लगभग सभी के पजेसिव केस दो रूपों में पाए जाते हैं। अब हिज का भी 2 मान लीजिए, हिज को हिज हिज कर लेते हैं, तो लगभग सभी के 2 हो गए। माई का माइन एक ही अलग है, बाकी सब में एस लग रहा है। आवर आवर्स, योवर योवर्स, हिज हिज, हर हर्स, दियर दियर्स। इट्स का इट्स ही रहेगा, इट्स भी कर सकते हैं। तो ये 2 सेम रहते हैं, एक ही रहता है दोनों, है ना। अब ये माई किस जगह यूज आता है, माइन किस जगह यूज आता है? क्या हम माई और माइन में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं? नहीं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करने वाले हैं। नोट डाल के लिखवा देंगे हम आपको, और वहाँ चर्चा भी करेंगे, इसको समझा भी देंगे सेंटेंसों में यूज के माध्यम से। अभी फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है सब्जेक्टिव केस क्या होता है और कौन कौन से होते हैं। किसके बेटा? पर्सनल प्रोनाउन के, है ना। पजेसिव केस क्या होता है और कौन कौन से होते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और कौन कौन से होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होता है? कर्ता के द्वारा काम का प्रभाव जिन पर पड़ता है वही क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इनका स्थान भी मैं आपको निर्धारित करवा दूंगा कि ये कहाँ आएंगे, किसी सेंटेंस में कहाँ आ सकते हैं, एक अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस में इनका यूज कहाँ हो सकता है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा डिटेल वाइज। ठीक है, फिलहाल इनसे थोड़ी सी जानकारी तो कर लीजिए कि होते क्या हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। तो कर्ता के द्वारा काम का प्रभाव जिन पर पड़ता है। मैं तुम्हें पीटता हूँ, मैं तुम्हें पीटता हूँ, काम हुआ पीटने का, किया मैंने, मैं हो गया सब्जेक्टिव केस। प्रभाव किस पे पड़ा? पिटने वाले पे। पिटा कौन? तुम। मैंने शब्द काम में लिया तुम, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में कौन सा है? यू। वह मुझे पढ़ाता है। पढ़ाता कौन है? वह। तो वह शब्द हुआ कर्ता कारक। पढ़ाता किसको है? मुझे। तो प्रभावित कौन हुआ? मैं ही तो हूँगा, मुझे शब्द हुआ ना। तो यहाँ पर जो शब्द आया मुझे, ये क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि इस शब्द पर प्रभाव पड़ रहा है मुझे पर, है ना। तो इस तरीके से वी का कौन सा हो जाएगा? हमें, है ना, सॉरी आस, हमें। यू का यू ही रहेगा, हिम उसे, और लड़की के लिए बात की जाए, औरत के लिए बात की जाए, स्त्रीलिंग के लिए बात की जाए तो हे, सॉरी हर, क्या लिख दिया मैंने, बोलता कुछ लिखा में कभी कभी
आ जाता है, मिस्टेक हो जाती है। मी, अस, यू, हिम, हर, देम और इट का इट, ये हमारे केस हो गए। ठीक है बेटा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक चार्ट बनवा देता हूँ, पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। ठीक है, एक पर्सनल प्रोनाउन का आपको चार्ट बनवा रहा हूँ और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया ये चार्ट ऑलरेडी। आप खुद इनको फिलअप कर सकते हो, इस चार्ट को बना सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर्सन की। मैंने बात की यहाँ पर पर्सन की। ठीक है, और दूसरी बात करेंगे हम केस की। केस कितने होते हैं? अरे एक केस रह गया हमारा, रिफ्लेक्सिव केस। चौथा केस होता है बेटा रिफ्लेक्सिव। निज कारक, जब कर्ता के द्वारा किए गए काम का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा होता है तो कौन सा शब्द यूज में आता है? कर्ता ने कोई काम किया और खुद भी प्रभावित हो जाए। मैंने अपनी उंगली काट ली, मैंने खुद की उंगली काट ली। काम किसने किया? मैंने किया, काटने का, उंगली काटने का काम किया है, और प्रभावित भी कौन हुआ? मैं खुद ही हो गया ना खुद। तो जब प्रभावित खुद हो तब इस कारक का प्रयोग करते हैं, खुद के लिए, स्वयं के लिए, है ना। अर्थ में लिखवा दूंगा तो उस अर्थ में यूज आ जाता है इसका। 4 केस हो गए। पर्सन में हमने आपको बताया था, एक तो होता है हमारा कौन सा बेटा? फर्स्ट पर्सन। 3 पर्सन बताए थे, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, दूसरा कौन सा पर्सन बताया था? सेकंड पर्सन। और तीसरा कौन सा बताया था बेटा मैंने? थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन मैंने आपको बताए थे। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? अरे मैं बोल रहा हूँ बेटा, क्लियर है ना? 3 ही पर्सन बताए थे ना। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम। पहला केस था हमारा कौन सा बेटा? सब्जेक्टिव केस। केस के बारे में बात कर रहे हैं हम। 4 केस बताए। सब्जेक्टिव केस शॉर्ट में लिख दिया मैंने, क्योंकि ऊपर मैं डिटेल में लिख चुका हूँ सब्जेक्टिव क्यों। इसके बाद में दूसरा केस था हमारा पॉजेसिव। दूसरा केस था हमारा पॉजेसिव। तीसरा केस था हमारा ऑब्जेक्टिव। और चौथा केस था, जो अब तक मैंने पढ़ा है उसको एक चार्ट के माध्यम से समझा रहा हूं मैं आपको। चौथा केस था हमारा रिफ्लेक्सिव। ठीक है बेटा। अब देखिए, सब्जेक्टिव केस कौन कौन से थे आप वापस रिमाइंड कर सकते हो, याद वापस आ सकता है आपको। एक था आई और एक था वी। आई था हमारा एक वचन, एक वचन ही था ना, और वी था हमारा बहुवचन। फर्स्ट पर्सन में 2 बताए थे मैंने, एक वचन आई और बहुवचन वी। सब्जेक्टिव केस की बात कर रहा हूँ। आई, अब इसका पॉजेसिव केस कौन सा हो गया? माई और माइन। माई और माइन। ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मी और रिफ्लेक्सिव हो जाएगा माई सेल्फ। एक वचन के साथ सेल्फ जोड़ दो और बहुवचन के लिए सेल्वेज, क्योंकि आपको पता है जब बहुवचन बनाते हैं तो एफ हटाकर क्या लगाते हैं? VES। लास्ट में एफ आया उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या करते हैं बेटा? एफ को हटाकर VES जोड़ देते हैं। जैसे WOLF, वॉल्फ। वॉल्फ का बहुवचन बनाते थे तो एल को हटाकर क्या करते थे? VES जोड़ते थे ना, वो सॉरी एफ को हटाकर क्या करते थे? VES जोड़ते थे। यहाँ भी हमने क्या करेंगे? बहुवचन बनाएंगे। किसका बेटा? वी का। वी का कौन कौन सा है? आवर, आवर्स, आस और आवर। सेल तक तो रहने दो, एफ को हटाकर क्या जुड़ जाएगा बहुवचन में? VES। ठीक है ना। तो बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, याद भी रह सकता है। सेकंड पर्सन है हमारा यू। थर्ड पर्सन थे हमारे कौन कौन से थे बेटा? ही, सी, इट और दे। तो थर्ड पर्सन थे हमारे ही, शी, इट और दे। ठीक है। यू, ये एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए काम में आता है। ही एक वचन पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग के लिए शी। इट एक वचन नपुंसकलिंग के लिए,
और दे बहुवचन और सभी लिंगों के लिए। ठीक है, अब इनके हम पॉजिटिव केस बनाए, ऑब्जेक्टिव केस बनाए और रिफ्लेक्सिव केस बनाए। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रिफ्लेक्सिव केस उधर नहीं बताया तो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बता दिया है ना, कि एक वचन में सेल्फ और बहुवचन में सेल्वेज लगा दो। यहाँ तक हम सेकंड पर्सन तक तो किस में लगाएंगे बेटा, पॉजिटिव केस में, और यहाँ फिर ऑब्जेक्टिव केस में, थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ और सेल्वेज लगाकर बना सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा योवर, योवर्स, यू, और ये हो जाएगा योवर। इसमें सेल्फ भी लग सकता है जब हमें पता हो कि एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है और एक से अधिक के बारे में बात हो रही है, तो सेल्वेज लग जाएगा। योवर सेल्फ और योवर सेल्वेज दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। पता हो कि एक वचन है, तुम, हम एक व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, श्योर हैं हम, तो हम यहाँ पर योवर सेल्फ लिखेंगे। और अगर हम श्योर हैं कि एक से अधिक व्यक्तियों के लिए तुम शब्द काम में लिया जा रहा है, तो सेल्वेज लिख देंगे। ठीक है, अब रहा इसका ही, हिज, सी का हर, इट का इट्स। हिज का हिज ही होता है, हर का हर्ष भी होता है। ठीक है बेटा, और यहाँ पर ही का हिम होगा ऑब्जेक्टिव केस, हर, इट और देम, THEM। इधर एक वचन में सेल्फ लगा दो, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, क्योंकि ये सारे एक वचन है। एक ही बहुवचन है यहाँ पर, कौन सा है बेटा, दे, है ना। दे का मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ी शॉर्ट पड़ रही जगह, तो ये हो जाएगा देम सेल्वेज। ठीक है, क्योंकि बहुवचन है। अब देखिए इसमें हमने कौन से वाले रूप में लगाए हैं, सेल्फ और सेल्वेज ऑब्जेक्टिव केस में, और दोनों में कौन से लगाए हैं, पॉजिटिव में, सेल्फ और सेल्वेज, तो रिफ्लेक्सिव ऑटोमेटिकली बन जाता है। और इनका यूज, हिंदी अर्थ आप लोगों को मैं बताऊं या आप लोग खुद जानते होंगे, फिर भी मैं बताता हूं। आई को बोलते हैं मैं, वी को हम, यू को तुम या आप, तुम या आप, ही को वह, शी को भी वह, इट को भी वह, और दे को बोलते हैं वे। अब यहाँ माई और माइन, मेरा, हमारा, तुम्हारा या आपका, उसका, उसकी, उसके, यही इसके लिए हो जाएगा, इट्स के लिए भी यही हो जाएगा। और एक था हमारा कौन सा था यहाँ पर, दे, THEY, दे मानी वे, इसका होता है वे। ठीक है, अब इसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में इसका अर्थ क्या आएगा, मुझे, हमें, तुम्हें या आपको, उसे या उसको, तो तीनों का वही रहेगा, उसे या उसको। और बहुवचन में देम है तो उन्हें या उनको। ठीक है, और यहाँ पर जो अर्थ इनका आया है मैंने लिख दिया है वही रहेगा। जैसे माई का मेरा होता है, तो मेरा खुद का, मेरा स्वयं का, हमारा खुद का, हमारा स्वयं का, तुम्हारा खुद का, तुम्हारा स्वयं का, उसका खुद का, उसका स्वयं का, उसका। ठीक है, वही सेम अर्थ आ जाएंगे, स्वयं का या खुद का और लग जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया उसको मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको समझा दिया है। अब बात रहती है अपनी कौन सी, कि सर यहाँ पर पॉजेसिव केस दो बार यूज दो तरीके से यूज आ रहे हैं, माई और माइन, आवर और आवर्स। सर इनका यूज हम कब और कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं? क्या इनके लिए कोई विशेष कंडीशन होती है कि एक कंडीशन में ये आए और दूसरी कंडीशन में ये आए, या फिर हम कहीं भी इनका यूज कर सकते हैं मेरा के अर्थ में? नहीं, इनका यूज हम मेरा के अर्थ में कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए जब पॉजेसिव केस अंत में हो, किसी वाक्य के अंत में हो, तब तो लगेगा माइन, और अगर बीच में हो तो लगेगा माई। बीच में होने का मतलब
अंत में होने का मतलब लास्ट में आ रहा है तो लास्ट वाला लगेगा, और बीच में होने का मतलब पहले आ रहा है, लास्ट से पहले आ रहा है तो कौन सा लगेगा, पहले वाला। अब आवर्स और आवर में भी वही सिस्टम है, सिचुएशन है, योवर और योवर्स में भी है। जैसे मैं यहाँ एक दो सेंटेंस लिख देता हूँ और कल इसके बारे में अगले वीडियो में और अच्छे से चर्चा कर लेंगे, ठीक है बेटा। अभी मैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो हल्के से इसकी चर्चा करके जा रहा हूँ कि बाय द वे मैं कल पढ़ाते समय इसको स्टार्ट करते समय भूल जाऊँ तो फिर कम से कम हमारी नॉलेज में तो रहे। तो देखिए बेटा, जैसा एक सेंटेंस दूँ, मैंने बोला यह कुत्ता मेरा है, यह कुत्ता मेरा है। सेंटेंस बोला मैंने, यह कुत्ता मेरा है। इसी सेंटेंस को मैंने एक दूसरे तरीके से लिख दिया, यह मेरा कुत्ता है। ठीक है बेटा, कुत्ता तो मेरा ही है दोनों ही सेंटेंसों में, लेकिन मैंने पजेसिव केस की बारे में बात कर रहा हूं। तो ये मेरा शब्द जो आ रहा है कहाँ आ रहा है से पहले। है तो समय को दिखाता है था थे ये समय को दिखाता है। हल्के फुल्के टेंस पहले पढ़ चुके हैं हम, अब तो डिटेल से पढ़ रहे हैं हम। मेरा शब्द कहाँ आया है, लगभग लास्ट में। और यहाँ देखिए दूसरा सेंटेंस है, ये ऑब्जेक्ट से भी पहले आ गया, तो ऑब्जेक्ट पे अधिकार दिखाने का काम कर रहे हैं। कुत्ता से भी पहले आ गया, बीच में है ना, ठीक है ना बेटा। तो जो लास्ट में आया है वहाँ लास्ट वाला यूज आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा, यह कुत्ता लिखूंगा पहले, दिस डॉग इज है के लिए, और माइन शब्द लास्ट में लिख दूंगा, दिस डॉग इज माइन। तो सेंटेंस बना यह कुत्ता मेरा है, क्योंकि लास्ट में आया था तो मैंने लास्ट में रख दिया। कौन सा शब्द रखा, माइन। अब मैं लिखूं कि यह मेरा कुत्ता है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा, दिस। केवल सब्जेक्ट के रूप में यही आ सकता है दिस। अब किसके बारे में बात कर रहा हूँ, डॉग के बारे में। डॉग सॉरी दिस इज है आ जाएगा और मेरा कुत्ता एक साथ आ जाएगा, माई डॉग, दिस इज माई डॉग। आगे बात समझ में। कहने का मतलब अगर अपना जो पजेसिव केस हिंदी में, उसके बाद में अगर कोई नाउन है, अगर उसके बाद में कोई नाउन है तो हम लिखेंगे क्या बेटा, माई। और उसके बाद में नाउन नहीं है तो क्या लिखेंगे, माइन। यहाँ पर देखिए मेरा के बाद में कोई नाउन है क्या, नहीं है, तो मैंने यूज किया है क्या बेटा, माइन। और यहाँ पर मेरा के बाद में कोई नाउन है क्या, है, तो मैंने यूज किया है माई। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये लिखा होता है यह कुत्ता हमारा है, यह कुत्ता हमारा है, तो देखिए यहाँ जो हमारा शब्द आता उसके बाद में नाउन नहीं था, तो यहाँ पर यूज आता आवर्स, और यहाँ पर क्या था बेटा, आवर, है ना, क्योंकि हमारा के बाद में कुत्ता शब्द था, मतलब नाउन था। अगर शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि अगर पजेसिव केस के बाद में नाउन है तो क्या क्या आ सकते हैं, माई, आवर, योवर, हर। और अगर नाउन नहीं है तो क्या आएंगे, माइन, आवर्स, योवर्स और हर्स। ठीक है बेटा, अब बाकी का कल देखेंगे। थैंक यू।